बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे यूनिट 2 मैटर केमिस्ट्री की ये बुक है फॉर क्लास 9। तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। Introduction. The study of chemistry revolves around the study of matter, which is all around us. Not only is the entire world made up of matter, but so are we, so are the objects that we use. अब यहाँ पर जो आपको तारुफ़ करवाया जा रहा है केमिस्ट्री के बारे में वो यही है कि केमिस्ट्री की स्टडी या उसकी इन्फॉर्मेशन या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो चक्कर लगा रहा है किसके गिर्द, मैटर के गिर्द। और मैटर क्या है? वो मादा जिससे हम सब मिलकर बने हैं। ठीक है, ये ज़मीन, ये आसमान, आपने जो मोबाइल फ़ोन पकड़ा है, आपके सामने जो लैपटॉप है, ये पंखा, ये दीवारें, ये घर, बादल, हवा, ये सब चाहे वो जानदार है या बेजान है, ये सारी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं। फ्राम दिस वी कैन ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो इसलिए हमें मादे की एक बाकायदा तारीफ़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर हमें कोई पूछे कि आप डिफ़ाइन करें मैटर को, तो हम आगे से ये बताएंगे कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मादा या मैटर बुलाते हैं। दिस मेक्स एयर, वाटर, रॉक्स एंड इवन पीपल और एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो इस तरह अगर हम बात करें कि ऐसी हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, तो उसमें तो हम खुद भी आ जाते हैं। उसमें हवा भी है, उसमें पानी भी है, क्योंकि पानी भी तो जगह घेरता है ना, और उसका वज़न होता है। हवा भी जगह घेरती है, वज़न होता है। और रॉक्स का भी वज़न होता है और वो जगह भी घेरती हैं। और इसके अलावा हम लोग भी जहाँ भी बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं, सोफ़ा जो है, सोफ़ा इटसेल्फ भी जगह घेरता है। ठीक है, जगह घेरने से मुराद ये है कि उतनी जगह कुछ और नहीं आप रख सकते जितनी जगह पर सोफ़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सोफ़े को उठाएंगे, उसका वज़न भी आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मादा या मैटर की अब डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैस। अब टाइप्स जो हैं उनको हमने डिफ़ाइन किया है उसके मैस के हिसाब से, उसके वज़न के हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से कि भाई कौन सी चीज़, कौन सा मैटर कितना वज़न रखता है, उसको हमने एक तरफ कैटेगराइज कर दिया है। लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैटर इज़ इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ द एटम, क्योंकि मैटर भी तो आखिर किसी चीज़ से मिलकर बना है ना। तो हम मैटर के तौर पर सारी चीज़ों को मैटर 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 नहीं बुला सकते। ठीक है, हमें मैटर की उसको टाइप बताना होगा कि अच्छा इंसान तो है, लेकिन कौन है, लड़की है या लड़का है, बच्चा है या बूढ़ा है, जवान है या मर्द है या औरत है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम मैटर के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें उनकी टाइप्स बताते हैं कि आखिर वो हल्का है, भारी है, या बहुत भारी है, या बहुत हल्का है। तो उस हिसाब से हमने ये देखा कि मैटर खुद क्योंकि एटम से मिलकर बना है, और एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस है उसका, और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि हम जब मैथ्स के ज़रिए मैटर को डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी टाइप्स बताते हैं। टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो हमारे पास आ जाती है, दैट वुड बी लाइक सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ गैस। लेकिन इससे पहले भी वो हमें ये कहते हैं कि आप पहले ये बताएं कि मैटर अगर खुद एटम से मिलकर बना है तो व्हाट इज़ एटम। सो द एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स एंड इट इज़ द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटम्स दैट मेक अप ऑल द मैटर बट दैट वी सी अराउंड अस। अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि अब आगे एटम्स की अरेंजमेंट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि ये कौन सा मैटर है। अगर तो एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, बहुत साथ साथ जुड़कर बैठे हुए हैं, तो ये यकीनन सॉलिड होगा, क्योंकि उसमें एटम की जो अरेंजमेंट होती है, उनकी जो तरतीब होती है, उसमें वो टाइटली पैक टुगेदर होते हैं। सब आप पढ़ कर आए हुए हैं 6, 7, 8 के अंदर। अब अगर लिक्विड में बात करें हम एटम के अरेंजमेंट की, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और उनमें वाइब्रेशन होती है। सॉलिड में भी आपका एटम वाइब्रेट कर रहा होता है, बट इट नॉट अलाउड टू मूव ऑन। ठीक है ना, तो वो मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन वाइब्रेट ज़रूर कर रहा होता है सॉलिड के अंदर रहते हुए। फिर अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें आप देख रहे हो कि थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ मूवमेंट है, क्योंकि इसमें स्पेस है थोड़ी सी, इसलिए हमारा लिक्विड जो है ना वो फ्लो कर जाता है। क्यों कोई सॉलिड चीज़ फ्लो नहीं करती? हमेशा सॉलिड सॉलिड ही रहता है, वो दरवाज़ा अपनी जगह ही रहता है, वो पिघल कर आगे क्यों नहीं निकल जाता। लेकिन पानी और अगर दूसरे लिक्विड की बात करें तो वो फ्लो करता है। आप उसको अगर शॉपर से बाहर निकालेंगे तो वो चलता चलता आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उसमें एटम्स को अल्लाह ने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। अगर हम गैस की बात करें तो वो लिक्विड से भी 2 हाथ आगे, क्योंकि उसमें जो एटम्स की आपस में घूमना फिरना है ना, या उनकी मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, और वो एक दूसरे में कोलाइड हो रहे हैं, और इसी वजह से अगर एक कमरे में परफ्यूम लगाया जाए तो आपको पूरे घर में उसकी खुशबू
सूंघ सकते हैं आप उसको। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस अलान रखी है और वो फ्रीली मूव ऑन करते हैं हर तरफ, हाई कंसनट्रेशन एरिया से लो कंसनट्रेशन एरिया की तरफ जाते हैं। हाई कंसनट्रेशन का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने जिस कमरे में परफ्यूम लगाया ना वहाँ पर ज़्यादा खुशबू है, हाई कंसनट्रेटेड एरिया है वो, वहाँ पर परफ्यूम के ज़्यादा सारे पार्टिकल्स हैं। और जहाँ पर आपको कम खुशबू आ रही है दैट इज़ द लो कंसनट्रेशन एरिया। तो हमेशा हाई से लो की तरफ पार्टिकल्स जो है उनकी मूवमेंट होती है, एटम्स की मूवमेंट होती है। तो ये तो हो गया एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन अगेन टू द एटम्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अब हमने ये चीज़ सीखी कि हम किसी भी मैटर को उसके एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से जानते हैं कि ये सॉलिड है क्योंकि इसमें एटम्स टाइटली पैक टुगेदर हैं, ये लिक्विड है क्योंकि इसमें एटम में थोड़ा सा फ्लो है और उसमें थोड़ी स्पेस है, एंड दैट इज़ गैस क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीली ये मूव कर सकते हैं। और ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम देते हैं। जैसे हम एक इमारत खड़ी करते हैं और उसमें हम ईंटें तरतीब से लगाते हैं, इसी तरह हमारे मैटर के अंदर जो एटम्स हैं वो ईंटों का काम करते हैं। अब वो आगे यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यू मे आस्क योर सेल्फ हाउ द बुक यू आर रीडिंग एंड द वाटर यू आर ड्रिंकिंग आर बोथ मैटर। अब यही तो मसला है ना हमें कि हम जो पानी पी रहे हैं और जो किताब पी रहे हैं हम उन दोनों को मैटर मैटर बुला रहे हैं। तो हम कहेंगे ये कैसा है? एक मैटर तो किसी और तरीके का जिसको हम पी सकते हैं और वो हिल जुल सकता है, लेकिन किताब क्या है? हम किताब खा तो नहीं सकते, पी तो नहीं सकते, पर ये भी मैटर है। तो इसलिए मैटर की टाइप डिफाइन करना ज़रूरी है। किताब जो है वो मैटर की कौन सी टाइप है? सॉलिड, और ग्लास में जो मौजूद पानी है वो लिक्विड। अब आगे यहाँ पर वो हमें मज़ीद हमारे से डिस्कस करते हैं कि From there we reach the conclusion that there are states of matter which differ from each other। तो अब हमें जाके पता चला कि मैटर तो सब चीज़ें मैटर ही कहलाती हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, उनकी स्टेट्स होती हैं, उनकी हालतें होती हैं जो कि एक दूसरे से उसको मुख्तलिफ बनाती हैं। इन द वे दैट द एटम्स दैट मेक देम अप आर अरेंज्ड। और वो किस वजह से? क्योंकि उसमें हम एटम की अरेंजमेंट्स देख कर बता सकते हैं कि क्या चीज़ सॉलिड है, क्या लिक्विड है और क्या गैस है। अब आपको जो 2.1 में पढ़ने को मिलेगा वो यही होगा कि आपको एक और नई स्टेट, बल्कि 2-3 नई स्टेट से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा सिवाय सॉलिड, लिक्विड और गैस के, क्योंकि ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। ईच स्टेट इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर। हर स्टेट के अंदर क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है इसलिए इनकी अपनी अपनी खसूसियात ये रखती हैं। स्टेट ऑफ मैटर आर द डिफरेंट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। अब हालतें जो हैं मैटर की वो इस किस्म की हैं कि जिसमें मैटर आपको दुनिया में देखने को मिलता है। आपको हवा की शक्ल में, गैस की शक्ल में देखने को मिलता है, पानी की शक्ल में और सॉलिड की शक्ल में, यानी लिक्विड और सॉलिड की शक्ल में देखने को मिलता है। दीज आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेज and plasma. These states are determined by the arrangement and movement of particles and the strength of intermolecular and atomic forces. अब क्योंकि गैस, लिक्विड, सॉलिड से आपकी बहुत अच्छी सी पहचान है तो हम प्लाज्मा के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। प्लाज्मा क्या होता है? जब आप गैस यानी गैस वाली स्टेट को गर्म करना शुरू करते हैं और उसको इतनी गर्माइश दे देते हैं, इतनी गर्माइश दे देते हैं कि उसके वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना शुरू कर देती है गैस, ठीक है। जैसे ही, और ज़्यादातर ये प्लाज्मा जो है ना नोबल गैसेस से वजूद में आता है, और नोबल गैसेस आपको पता है इसमें हीलियम है, नियॉन है और भी बहुत सारी हैं। तो इन गैसेस के इलेक्ट्रॉन जब अलग होते हैं इनसे, ये लूज़ करना शुरू करती हैं, फ्री करना शुरू करती हैं, तो वो इमिट करना शुरू कर देते हैं, वो लाइट देना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि जब बिजली आसमान में चमकती है तो वो भी प्लाज्मे की शक्ल है। अगर आप हमारे घर में जो लाइट्स लगी हुई हैं एनर्जी सेवर्स, वो भी जो जलती हैं ना, उसके अंदर भी जो रोशनी आपको नज़र आती है वो अंदर नियॉन पेंट हुआ होता है, जो कि अपने अंदर गर्मी लेकर गैस बनता है और गैस में से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो चमकते हुए हमें नज़र आते हैं और हमें लगता है कि बल्ब जल रहा है, इसलिए तो वो एनर्जी सेवर है क्योंकि वो हमारी बिजली बचा रहा है। असल में इलेक्ट्रॉन की रोशनी है जो हमारे घर तक घरों को रोशन कर रही है। तो इसमें हम उसी वक्त किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को बता सकते हैं जब हमें पता होगा कि उसमें सबसे पहली चीज़ कि उसमें हमारे एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, दूसरा उन एटम्स की मूवमेंट क्या है, तीसरा उनकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी उनकी आपस में बॉन्डिंग कौन सी है, कोवलेंट है, आयोनिक है या मेटालिक बॉन्डिंग है। कोवलेंट बॉन्डिंग में वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या आप क्लास 7-8 में पढ़ कर आए हैं। आयोनिक बॉन्डिंग में वो लूज़ या गेन करते हैं, ठीक है, और केटाइन और इनॉइन बनते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग भी तकरीबन कोवलेंट बॉन्डिंग की तरह ही है, उसमें भी शेयरिंग ही होती है।
और इसके अलावा इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बुलाते हैं। और इसके अलावा एटॉमिक फोर्सेस होते हैं। एटॉमिक फोर्सेस वीकर से स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल आ जाती है और दूसरी फोर्सेस आ जाती हैं। वो मैं आपको जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को जितना छोटे तरीके से याद करें वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अभी पहले ही इंट्रोडक्शन में परेशान हो जाओगे, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है। बहुत मज़े के ये सारे टॉपिक्स हैं और हम बहुत मज़े से इनको याद करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, एनर्जी कैन चेंज मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को प्लाज्मा में और प्लाज्मा को या गैस को इनटू द नेक्स्ट स्टेट बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में तब्दील करती है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी हम अभी आगे पढ़ने लगे हैं। तो वो है एनर्जी। वो क्या हो सकती है? टेम्परेचर हो सकता है, हीट हो सकती है, जो कि सॉलिड को जैसे बर्फ़ के क्यूब को पिघलाती है और उसको लिक्विड शक्ल में लाती है। तो क्या हुआ, हमने उसको हीट दी, एनर्जी, हीट की एनर्जी दी, तो उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली। अब इस पानी को फिर दोबारा हम हीट की एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो अपनी शक्ल पानी से गैस में ले जाएगा। इसी गैस को मज़ीद हम हीट देंगे, दोबारा से एनर्जी देंगे, तो वो गैस प्लाज्मे की शक्ल में चली जाएगी। और जब इस गैस को हम इतनी ज़्यादा लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे, यानी -273 या एब्सोलूट 0 केल्विन पे ले जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये वो स्टेजेस हैं जो कि हीट मिलने पर किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में लेकर जाती हैं और दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करती हैं, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड देन गैस टू प्लाज्मा। और आप ये थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि जब हम प्लाज्मा की तरफ जाती है ना, गैस को प्लाज्मा बनाते हैं, तो उसमें दो तरह की हीट एनर्जीज शामिल है। एक तो इलेक्ट्रिक आ जाती है और एक हाई टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह जब हम उसी गैस को लेकर जाते हैं इनटू आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन में या बैग के अंदर, तो उसमें -डिग्रीज़ यानी माइनस टेम्परेचर आ जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज आप कह सकते हो, उसमें इलेक्ट्रिक तो नहीं मैग्नेटिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडक्शन मोस्ट सब्सटेंसेस रिमेन इन वन डिस्टिंक्ट स्टेट। बहुत सारी कंडक्शन के अंदर, जब कंडक्शन मीन्स होता है जब हम हीट देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जो अपनी असली हालत में रहती हैं जब तक कि हम उस हीट को, उस कंडक्शन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पर नहीं ले जाते। इसमें क्या होता है कि सॉलिड सॉलिड रहता है, लिक्विड लिक्विड रहती है, गैस गैस रहता है। और टेम्परेचर्स एंड एनर्जी लेवल्स ऑन द अर्थ आर नॉट सफिशिएंट टू आयनाइज एटम्स एंड क्रिएट प्लाज्मा। तो हमारे अर्थ का इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है कि वो गैस को इस हद तक टेम्परेचर बढ़ा दे कि वो प्लाज्मा की शक्ल में आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो तो गैसेस तो हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं ना हवा के अंदर। एक्चुअली एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर इसमें अल्लाह की तरफ से हीट इनको मिलनी शुरू हो जाए उतनी ज़्यादा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना शुरू कर दें, मिट होना शुरू कर दें, तो समझें कि हर तरफ बिजलियाँ कड़कती नज़र आ रही होंगी और हमारा हिसाब हो जाएगा, हमारा बारबेक्यू चल रहा होगा, यानी हम चलते फिरते बारबेक्यू बन जाएंगे। तो ये वाला काम सिर्फ कभी कभी हमें देखने को मिलता है जब आसमान पर बिजली चमकती है और वो भी हमसे कोसों दूर होती है और आपने देखा उसके आफ्टर फैक्ट्स, अगर वो बिजली किसी पर गिरे तो उसका क्या हशर करती है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अर्थ को अल्लाह ने जो टेम्परेचर्स दिए हैं ना, वो हर स्टेट को उसकी असली हालत में रखे हुए हैं, यानी सॉलिड को सॉलिड रखे हुए हैं, गैस को गैस रखे हुए हैं और लिक्विड को लिक्विड की शक्ल में रखे हुए हैं। आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ। व्हेन हीटेड सम क्रिस्टलाइन सॉलिड टर्न इनटू क्लाउडी लिक्विड दैट कम्प्लीटली डिसॉल्व। तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड से मुराद ऐसी चीज़ है जो शीशे की तरह हो दिखने में, क्रिस्टल की तरह हो, डायमंड जिस तरह क्रिस्टल होता है ना शीशा, तो उसमें हमारे पास क्वार्ट का पत्थर आ जाता है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और इसके अलावा इसमें हमारे पास एलम है। तो आगे मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी कि किस तरह हम किसी क्रिस्टल सॉलिड को जिसमें हम आर पार देख सकते हैं उसको हम उठाकर हीट देते हैं और वो एक क्लाउडी फॉर्म में आ जाता है और फिर उसमें से हमें दिखना बंद हो जाता है। और जब वो क्लाउडी फॉर्म में आता है उसी को हम बुलाते हैं लिक्विड क्रिस्टल के। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर गया है हीट देने पर। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स हैव मैनी प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड एंड सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब हम इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों बुलाते हैं, यानी पानी वाला क्रिस्टल क्यों बुलाते हैं या माया वाला क्रिस्टल क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पानी की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें सॉलिड की भी पाई जाती हैं, यानी कुछ सख्त होता है और कुछ ये लिक्विड शेप में होता है। दिस फॉर्म एग्जिस्ट विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। और अगर हमने इसकी ये हालत देखनी है ना, तो हमें एक इसे ख़ास किस्म का टेम्परेचर देना होगा।
व्हेन हीटेड फर्दर, अगर हम इसको मज़ीद गर्म करते हैं तो क्या होगा, द स्टेट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल टर्न्स इनटू कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट लिक्विड, तो वो कम्प्लीटली पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आप बर्फ़ के टुकड़े की बात करो तो वो भी एक समझ लें कि क्रिस्टल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी हीट देते हो तो वो थोड़ी बर्फ़ कच्ची हो जाती है, ठीक है, और उसमें अंदर सुराख हो जाते हैं और कुछ पानी पानी उसके आसपास आ जाता है। अब क्या है कि पानी भी उसमें मौजूद है और वो सख्त भी है थोड़ी सी, लेकिन अगर हम उसको मज़ीद हीट देंगे तो वो कम्प्लीटली पानी बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम एक बर्फ़ के क्यूब के साथ भी कर देख सकते हैं, और उसको भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल तक लेकर आ सकते हैं। द फॉर्म एग्जिस्ट विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज, और ये मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए हमें उसको एक ख़ास टेम्परेचर से लेकर जाना। फ्रीज़र से निकाला तो वो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फिर थोड़ा सा उसको बाहर रखा तो वो हो जाएगी ऐसे ही, चूल्हे के बगैर उसको आप छोड़ देंगे थोड़ी देर तो वो भुरभुरी और कच्ची हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकल आएगा साइडों से, तो वो लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगी। और फिर जब आप उसको उठा के चूल्हे पे रखेंगे और कम्प्लीटली उसको डिज़ोल्व करेंगे और मेल्ट करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक क्यूब आप रख लें फ्रीज़र में और उसको बाहर रख कर और उसको आखिर तक ले जाकर ये तीनों स्टेट्स आप उसकी एक्सपीरियंस कर सकते हो। रॉकेट साइंस तो है नहीं, अगर आप जो चीज़ अपनी आंखों से करोगे और हाथों से करके देखोगे वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फर्दर मोर देयर आर अदर स्टेट्स सच एज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम बैक शॉर्ट फॉर्म में बैक करके बुलाते हैं, विच इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स कूल टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसमें होता क्या है कि आपने गैस को इस हद तक या सॉलिड फॉर्म में ही सॉलिड किसी चीज़ को इस हद तक ठंडा किया, इस हद तक ठंडा किया कि उसके जितने भी अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ना या उसके एटम्स हैं वो अलग से ठंडे होना शुरू हो गए। एक तो बंदे को बाहर से पूरी सर्दी लग रही होती है ना, एक जो इंटरनल साइड पर हर एटम तक सर्दी पहुंच जाना ना, ये बड़ा ख़तरनाक काम है। तो इसमें यही होता है कि हम उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी -273 डिग्रीज तक ठंडा कर देते हैं, उसमें से धुएँ निकलने शुरू हो जाते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम सुपर फ्लूइड की मैं आपको मिसाल दूंगी और मैग्नेट की जो फ्लोटिंग मैग्नेट होता है उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बैक इज़ ऑब्जर्वेबल अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, तो हम इनको इस बैक वाली स्टेट ऑफ मैटर को सिर्फ उस सूरत में देख सकते हैं जब बहुत 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 ज़्यादा -डिग्रीज़ में टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अब इसकी मिसालों की बात करें तो वो सुपर फ्लूइड है और सुपर कंडक्टर, ये इसको हम फ्लोटिंग बुलाते हैं ना, फ्लोटिंग मैग्नेट, वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। और सुपर फ्लूइड जो होता है वो हीलियम मैं अभी आपको शो करवाने लगी हूँ। तो ये दो मिसालें हैं बॉस आइंस्टाइन की, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। टू मेन मटेरियल्स विच कंटेन बैक, अब यही सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टर ये दो मटेरियल हैं जिसके इस्तेमाल से आप या जिनको देखकर आप देख सकते हो कि ये बैक की स्टेट ऑफ मैटर है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि जो हीलियम है अगर हम उसको लिक्विड स्टेट में लेके जाते हैं, ठंडा करते हैं तो फिर वो बैक तक कैसे पहुंचती है, बैक वाली स्टेट तक। अब आप यहाँ देखो उसको ठंडा किया जाए और उसमें बबलिंग है, एकदम से जब वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी उसकी बबलिंग स्टॉप हो गई है। ये पानी नहीं बल्कि ये हीलियम है, ठीक है। हीलियम जो नोबल गैस होती है उसको हमने लिक्विफाई किया है। अब इसको हमने कंटेनर में डाल दिया और आप देख रहे हो नीचे ड्रिपिंग हो रही है, ड्रॉप्स गिर रहे हैं, पर ये कैसे गिर रहे हैं क्योंकि कंटेनर में कोई सुराख भी नहीं है। तो असल में ये साइडों से मूव करके हीलियम खुद से नीचे गिरना शुरू हो गई है। इसको हमने इतना ठंडा कर दिया कि हर एटम के अंदर एक पावर दे दिया हमने, मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी दे दी है ठंड की बदौलत। अब इसी का दूसरा जो हम देखेंगे वो होगा सुपर कंडक्टर, जिसके लिए हमें एक मैग्नेट चाहिए और एक मैग्नेट ट्रैक। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए जो कि एक जादुई लगता है हमें एक तरीका, वो ये है कि आपने किसी भी एक मेटल को ले लेना है जो सॉलिड हालत में होगा, ठीक है, और उसको आपने एक कंटेनर के अंदर रख देना है। कंटेनर में उसको रखने के बाद उसको इतना ठंडा करना है, और ठंडा किस चीज़ से, हम नाइट्रोजन गैस उसके ऊपर पोर करेंगे और फिर बबलिंग स्टार्ट होगी, वो ठंडा होना शुरू होगा और बैक की हालत में जाना शुरू हो जाएगा, बॉस आइंस्टाइन की स्टेट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बबलिंग स्टॉप होगी तो उसके अंदर से धुएं निकलेंगे, फिर हम उसको एक ट्रैक होगा मैग्नेटिक उसके ऊपर छोड़े, तो आप देख रहे हैं कि वो धुआं जो उसमें से निकल रहा है वो उसको उस ट्रैक पर फ्लोट करवा रहा है, ठीक है, और वो बैठ ही नहीं रहा नीचे। और ये उस वक्त तक होता रहेगा कि जब तक ये वाला मेटल अपने अंदर बैक वाली स्टेट ऑफ मैटर में रहेगा। जैसे ही इसमें हीट पैदा होगी बैक स्टेट से ये वापस सॉलिड में जाएगा, ये फ्लोट करना बंद कर देगा। तो यहाँ सीखने की बात यह है कि अगर किसी सॉलिड चीज़ को बहुत ज़्यादा -273
अगर आपने बैक को देखना है तो आपको किसी भी सॉलिड को -273 डिग्रीज तक ठंडा करना होगा, तो वो अपनी बैक स्टेट में चला जाएगा। और अगर आपने किसी को भी प्लाज्मे की शक्ल में देखना है तो आप किसी भी गैस को इतनी हीट दो, इतना टेम्परेचर दो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दे, तो वो प्लाज्मे की शक्ल आ जाएगी, वो इमिट करना शुरू कर देगी। प्लाज्मे की मैं आपको एक दो और मिसालें दे देती हूँ यहाँ पर। प्लाज्मे में हमारे पास अरोरा लाइट्स आ जाती हैं जो आर्टिक के ऊपर आपको नज़र आती हैं, जो पिक्चर में भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे एनर्जी सेवर्स हैं, बिजली है, जो आसमानी बिजली गिरती है। इसके अलावा जो दो पोल्स होते हैं बिजली के, ठीक है, उनके अंदर भी इस किस्म के जो गोल आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के डेकोरेशन पीसीस भी मिलते हैं कि दो पोल्स में जब बिजली आपस में कनेक्ट होती है और इंटरेक्शन में आती है तो वो इस किस्म का जो है ना मेस्मराइजिंग सा व्यू पेश करती है। और सबसे बड़ी मिसाल नियॉन लाइट्स की है, जो आपको हर रेस्टोरेंट और शॉप्स के बाहर नज़र आती हैं, जो चमक रही होती हैं, कलरफुल होती हैं। तो आगे चलते हैं अब नए पेज की तरफ। एनर्जी और टेम्परेचर को ट्रांसफ़र होते हुए दिखाया जा रहा है एरोज़ की शक्ल में, रेड एरोज़ की शक्ल में, और ब्लू और ग्रीन जो आपके पास है वो आइंस हैं आपके, ठीक है, यानी उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दिखाई जा रही हैं। और ज़ीरो जो वाइट आपके पास एक है वो मॉलिक्यूल है, और फिर मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स हैं जो टूटे हुए हैं। और वो क्यों टूटे? क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया प्लाज्मे में जाकर, ठीक है। तो अभी प्लाज्मा में जाकर देखोगे कि जब मॉलिक्यूल टूटेगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ऐसे ही फ्री कर देगा। तो बच्चों, हमने पहले इन 4 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की, माइक्रोस्कोपिक इनकी प्रॉपर्टीज़ की, जो कि हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, या हमें इन डिटेल जाकर देखने की ज़रूरत है जूम करके। अब हम मैक्रोस्कोपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं कि ये गैस है, ये लिक्विड है, या ये सॉलिड है, ठीक है। और उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बुलाते हैं। दैट कैन बी विजुलाइज बाय द नेकेड आई एंड वी कैन टेक मेजरमेंट ईजिली। और ये हमें अपनी आंखों से हम इनको देख भी सकते हैं और इनको नाप भी सकते हैं, इनको मेजर भी कर सकते हैं, इनको तोल भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस की, कि उसकी डेंसिटी क्या है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। नॉर्मल कंडीशन का मुराद ये है कि अभी जो हम अर्थ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर हम गैस की डेंसिटी को देखें जिसमें हवा आ जाती है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बहुत लो है, वो वज़नी नहीं है। क्यों नहीं वज़नी? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए उसका कोई वज़न नहीं है। उसी वक्त ही वज़न में आएगी जब हम उसको कंप्रेस करके किसी कंटेनर या सिलेंडर में डालेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल उसकी डेंसिटी नहीं है लेकिन बहुत लो है। इसी तरह हाई डेंसिटी अगर लिक्विड की बात करें तो उसकी हाई है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक है, बस उनमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और सॉलिड की बात करें तो उसकी डेंसिटी भी हाई है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट जो है ना एटम्स की बहुत नज़दीक है, इसलिए वो हमें हाथ में पकड़ने में भारी लगती है। कोई भी सॉलिड चीज़ पकड़ें तो वो वज़न रखती है। और इस तरह लिक्विड चीज़ में भी आप जूस देख लो, दूध देख लो, पानी देख लो, उसके भी मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है, इसलिए वो भी वज़न रखते हैं। क्योंकि और गैस में इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स हमें टकराते हैं आके हवा की शक्ल में, और दूर दूर होते हैं, इसलिए हमें वो वज़नी नहीं लगती। नहीं तो अगर हवा में डेंसिटी हो तो हमारा मुंह ज़ख्मी हो जाए। जब हवा जो हम इंजॉय करते हैं ना, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, फिर हम छुप कर घर के अंदर बैठते हैं, ठंडी हवा ना लें, क्योंकि वो सारे उसके जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट अगर एक साथ इकट्ठी होती तो वो एक तो इस तरह मूव ही ना कर पाती, फ्री ऑन मूव ना कर पाती, पहली बात तो ये। और अगर कर भी पाती तो बस हमारे मुंह का हिसाब लग गया हुआ था। आगे कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बुलाते हैं बेटा किसी चीज़ को दबा कर, जैसे आप डब्बे में स्पेस कम है और आप 3 तकिए की डब्बे में डालना चाह रहे हो, आप ऊपर से उसको प्रेस करोगे, देन उस प्रेशर डालने के बाद डब्बे को बंद करोगे तो कहोगे शुक्र है 3 इसमें आ गए हैं। तो इसी तरह सिलेंडर में जब हम गैस को भरते हैं ना, तो हम उसमें छोटे से सिलेंडर में 10-10, 15-15 किलो गैस भर लेते हैं। तो ये क्योंकि वेरी कंप्रेसिबल होती है। और क्या चीज़ उसको कंप्रेसिबल बनाती है? बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्योंकि खुली स्पेसेस होती है, इसलिए उनको एक साथ इकट्ठा करना हमारे लिए आसान होता है। लिक्विड मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी है, या लिक्विड को हम एक हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी जब हम उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करना शुरू करते हैं तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है।